एक कहानी है मिस्टर राजीव जी की, जो कि हमारे एक बहुत ही ख़ास लिसनर है, या यूं कहें कि मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत ही ख़ास एक दिल में प्लेस है। इसीलिए आज हम उनकी ये अमूल्य कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन में भी एक बार ऐसी एक घटना हुई जिसके बाद पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उनका अटूट विश्वास बन गया। तो क्या थी उनकी ये कहानी, सुनते हैं आज के एपिसोड में। ये कहानी उस समय की है जब लोग मानते नहीं थे कि भूत प्रेत होते भी हैं, और जो यकीन करते भी थे वो ये तो आज तक नहीं मानते कि किसी मंदिर के अंदर या आसपास कोई प्रेत का साया हो सकता है। खैर, राजीव जी ये कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इसे खुद घटित होते देखा है। तो हमारे ज़रिए आज वो ये कहानी खुद अपनी ज़ुबानी सुनाने वाले हैं। आज से लगभग 11 साल पहले सन 2015 दिल्ली में मैं रहता था और मैं एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाता था। आज मेरी एज लगभग 31 ईयर्स है। उस टाइम मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी। लोग मुझे प्यार से राज भी कह दिया करते हैं। तो उस समय में एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर था और कॉन्ट्रैक्ट 8 मई 2015 को ख़त्म हो गया था। तो मेरा मेरे दोस्तों के साथ दिल्ली से कहीं बाहर दूर घूमने जाने का प्लान बना। तो मेरे साथ मेरे जिगरी यार विष्णु, जतिन, निखिल, विकास, अरविंद, जो कि अब पैरामिलिट्री में ऑफिसर है, हम सब मिलकर मनाली घूमने का प्लान बनाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जब कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने वाला होता है तो प्रकृति हमें पहले से ही उसका इशारा करती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं दूर जाने से पहले ठीक मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी कि कुछ ना कुछ हमें मीठा घर से खाकर निकलना चाहिए। लेकिन जब बात आती है भूत प्रेतों की या फिर इन टोने टोटकों की, तो मीठे से दूर रहा जाता है। लेकिन माँ की खिलाई हुई हर चीज़ वरदान ही साबित होती है। इस बार भी जैसे ही मैं निकलने वाला था तो माँ ने मुझे रोककर कहा, अरे रुक, दही खाकर तो जा। पर मैं ऐसे ही जाने के लिए ही रुका था। तो दही खाने के लिए जैसे ही मैं रुका तो मैंने देखा कि माँ के हाथ में जो कटोरी थी वो लेकर जो आ रही थी वो फर्श पर गिर पड़ी, और माँ बोली, अरे ये तो सही नहीं हुआ, तू मत जा आज, और फिर किसी और दिन चले जाना। एक बार की मैं भी सोच में पड़ गया और ना जाने का सोचा। पर मेरा छोटा भाई आया और मेरे कंधे पर लटक कर उसने कहा, अरे भाई यार, ऐसे तो माँ की निरुपा बातें चलती रहती है, इमोशनल करती रहती है माँ, तो तू जा और मस्त एंजॉय कर। और मैं निकल गया। मैंने देखा कि रात के 9 बज चुके हैं। मैंने सोचा कश्मीरी गेट तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं शायद कुछ कैब वगैरह कर लेता हूँ, बस छूट जाएगी। लेकिन तभी जतिन ने एक ऑनलाइन बुक्ड ऑटो मेरे पास भेजा। ऑटो वाले ने कहा, अरे आप ही हो राजीव भैया, अच्छा बैठो बैठो, आपको जतिन भाई ने दिलशाद गार्डन मेट्रो पर बुलाया है। तभी मुझे उसका मैसेज मिला, कश्मीरी गेट पर हम सब आ चुके हैं, तुम जल्दी पहुंच। दिलशाद गार्डन मेरे पास सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज वाला मेट्रो स्टेशन था जहाँ मुझे पहुंचना था। मुझे पता था इस टाइम पर तेरे घर वाले रास्ते पर कोई भी ऑटो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये भेजा है। मैंने फ़ोन हंसकर पॉकेट में डाला और ऑटो में जल्दी जल्दी सामान डालकर बैठ गया। काफ़ी दिन बाद सभी यार दोस्त ऑटो से, बस से धक्के मुक्के खाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। हम सभी ने कुछ न कुछ खाने का सामान लिया और हमने टिकट्स ले लिए। आसपास रश था क्योंकि दिल्ली की गर्मी से तंग आकर हम जैसे और भी कई यंगस्टर्स और कपल्स फैमिली मनाली, हिमाचल, देवभूमि, अलग अलग जगह उत्तराखंड के लिए निकल रहे थे। काफी बसेस निकल चुकी थी, हमारी बस अभी अड्डे में पहुंची ही नहीं थी। अरविंद के सब्र का बांध अब जवाब देने लगा था। उसने हमसे कहा, यार देख लो, इसलिए मैंने ट्रेन से जाने का बोला था। तुम लोग भी ना देखो, साला एक नंबर का यहाँ पर जाम लगा हुआ है ना। यहाँ पर अब धीरे धीरे भूत बंगला सा बनता जा रहा है ये बस अड्डा। भाई सभी के करके निकलते जा रहे हैं, हमारी बारी कब आएगी। और उसके इतना कहते ही हमारी बस जस्ट हमारे सामने आकर रुकी, जिसका नाम था हेमसुता। उसे देखकर हमने राहत की सांस ली और फटाफट अपना सारा सामान बस में चढ़ाया और बैठने का इंतजाम करने लगे। हम सभी ने एक ही रॉ पसंद की और बस में बैठ गए, और हमारे पास बैग्स थे।
ज्यादा सामान तो था नहीं, सो अब हंसी मजाक करते हुए कब आधा रास्ता कट गया और बस एक जगह ब्रेक के लिए रुकी, ये पता ही नहीं चला। तो वहां पर विष्णु, जो कि एक फ्लर्टी नेचर वाला बंदा है, हमारे बीच, उसने कहा, ओए भाई राजीव, वो देख, ढाबे में लड़कियों का एक पूरा ग्रुप बैठा है और हैं भी सारी की सारी बहुत खूबसूरत। चल चल कर थोड़ी सी दोस्ती यारी हम भी करते हैं। हम सब हंसने लगे और विकास बोला, भाई थोड़ी ताकत साले बचा कर रखियो, पहाड़ पर लड़कियां नहीं स्टैंड चढ़ने में हेल्प करेंगी। सभी लोग बस से उतरकर ढाबे पर उतरकर वहां रुके और सबने कुछ न कुछ ऑर्डर कर दिया। मैं भी अपने लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर कर चुका था। मेरे ग्रुप गैंग के सभी लौंडे लड़कियों से जान पहचान बनाने में लगे हुए थे। मुझे पता था इनका ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मेरे पास उससे पहले उसकी खुशबू पहुंच गई थी। हाय। जैसे ही उसने ये कहा तो मैंने लेफ्ट में देखा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने येलो कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी थी। मैंने भी उसे हेलो कहा। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मनाली। शी सेड, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं और मेरे कॉलेजिएट और फ्रेंड्स भी उधर ही जा रहे हैं। मैंने सोचा शाय होना बंद करता हूँ, और जैसे वो बातें कर रही है मैं भी थोड़ी बातें करता हूँ। अच्छा ग्रेट, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तो मनु है। और आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम राजीव है। उसने बताया, वो है तो दिल्ली की, पर मनाली में होम टाउन है उसका, तो वो वहाँ पर भी जाएगी। मैंने उसे अपनी ट्रेनिंग एंड होने की बात बताई, और जैसे ही हम सब बातें कर रहे थे तभी बस वाले ने आवाज़ लगा दी कि बस चलने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार भी मेरा कनेक्शन टूट गया था, वरना मेरी भी एक सेटल्ड लाइफ होती या फिर मेरा भी एक रिलेशनशिप ऑन हो चुका होता, बेकार सा। हम सभी लोग बस में जाकर बैठ गए थे। बस अपने सफ़र को तय करती हुई मनाली जा पहुंची थी। हम लोग जैसे ही सुबह वहां पर उतरे, हमने देखा कि जिस एरिया में हम लोग थे वहां आसपास काफ़ी भीड़ लगी थी। लगता था जैसे सारी दुनिया आज यहाँ पर इकट्ठा हो गई हो। उसके दो रीज़न थे। पहला तो हिडिंबा टेम्पल, यहाँ पर एक ऐसा टेम्पल था जो एक राक्षसी देवी का कहा जाता था। लाक्षा ग्रह से बचने के बाद जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास में रहे थे, तो उस दौरान यहाँ पर भीम आए थे। इसकी पूरी कहानी मुझे भी नहीं पता थी। जैसे ही हम लोगों ने होटल में चेक इन किया तो वहाँ के होटल स्टाफ ने हमारा वार्म वेलकम किया, और मनाली घूमते घूमते हम लोग इस कदर डूब गए घूमने में कि हमने रोहतांग पास, मनाली और आसपास की सभी चीज़ें देख डाली। फिर हमें कहीं से पता चला, जो कि हमारे ड्राइवर से, कि यहाँ जो हिडिंबा टेम्पल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहाँ जाओ तो काफ़ी अलग सा एटमोसफेयर होता है। तो और वैसे फिर जैसे जैसे हम वहाँ पर घूम रहे थे तो हमने आसपास से कुछ उड़ती उड़ती आवाज़ें सुनी कि ये हिडिंबा टेम्पल क्या है। तो हमें पता लगा कि महाभारत काल के समय जो अर्जुन के बड़े भाई मजले भैया जिनको बोलते थे, महाभारत में भी उनकी पत्नी थी जिनके लिए ये मंदिर बना था। हिडिंबा, वास्तव में हिडिंबा एक राक्षसी थी और उसके नाम से मंदिर था। तो ये हिडिंबा ने भीम से शादी की। भीम और हिडिंबा की कहानी महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास के दौरान जंगल में थे। भीम की ताकत से प्रभावित होकर राक्षसी हिडिंबा उनसे विवाह करना चाहती थी, जिसके बाद कुंती की शर्त पर उनका विवाह हुआ और उन्हें घटोत्कच नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बाद में महाभारत युद्ध में सहायक बना। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव अपनी मां कुंती के साथ जंगल में भटक रहे थे, जहां भीम पहरा दे रहे थे। उसी जंगल में हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब ने हिडिंबा को पांडवों को पकड़ने भेजा। हिडिंबा पांडवों पर हमला करने गई, लेकिन भीम की शक्ति और रूप देखकर वह उन पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जब हिडिंबा ने भीम से विवाह की
इच्छा जताई तो हिडिंबा क्रोधित हो गया और भीम से युद्ध करने लगा। भीम ने एक भयंकर युद्ध में हिडिंबा का वध कर दिया। हिडिंबा ने भीम से विवाह करने की इच्छा जताई, जिसके बाद कुंती ने शर्त रखी कि भीम केवल 1 वर्ष तक और केवल रात में हिडिंबा के साथ रहेंगे, और जब तक उन्हें संतान नहीं हो जाती इस विवाह से हिडिंबा को घटोत्कच नामक एक मायावी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ, जो जन्म लेने के बाद बहुत तेजी से बड़ा होने लगा और बाद में महाभारत युद्ध में पांडवों का सहायक बना। देवी हिडिंबा की मृत्यु के बाद उनके नाम पर यहाँ मंदिर बनाया गया और यहाँ के लोग उनकी पूजा तभी से करते थे। इतनी रोचक बात सुनकर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अगले दिन जाकर हिडिंबा टेम्पल देखें, विजिट करें। तो हम सभी सुबह सबसे पहले अच्छे से नहाए धोए, पराठा वराठा खाया और अच्छे से तैयार हो, और सुबह सुबह 11-12 बजे की बात है कि जब हम सभी हिडिंबा टेम्पल पहुंचे तो मेरे साथी दोस्त घूमने लगे। सब लोग अच्छे से तरीके से घूमने सामान लेने गए, तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, आप पहले दर्शन करके आओ, उसके बाद ही सामान लेना। अब ऐसा सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। आज तक नहीं जानती मैं कि ऐसा रूल क्यों था वहां पर। खैर, दर्शन के बाद मैं और जतिन, हम दोनों को पता नहीं बचपन से बहुत ही ये लगाव रहा है कि हम लोग फोटोग्राफी का बड़ा शौक रहा है, क्योंकि इस जमाने में मैं क्लीन शेव हुआ करता था और हम लोग बड़ी हीरोगिरी दिखाया करते थे। तो सच मानो मैं अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। तो जतिन मेरा दोस्त उस समय भी ऐसे ही दिखता था और आज भी ऐसा ही दिखता है। ना ही उसके दिल में कोई चेंज आया है और न ही रंग रूप में। फोटोग्राफी के बाद हम दोनों हिडिंबा टेम्पल में ना जाकर उसके सामने के एक जंगल, जिसे ढूंढरी फॉरेस्ट या हिडिंबा जंगल कहते हैं, पता नहीं मुझे, हम वहां पहुंच गए। लगभग टाइम हो रहा होगा 12:30 या 1:30 बजे का। और उस जंगल के बाहर तो मैंने गौर किया कि बाहर अभी तो जस्ट एंटर करते ही उजाला था, पर अंदर जैसे जैसे हम जंगल में डीप जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो शाम के 5 या 6 बज रहे हों। पर जंगल की खूबसूरती और फूल पत्तियों की ब्यूटी में हम हिप्नोटाइज होकर अंदर से अंदर खींचे चले जा रहे थे। उसके बाद जैसे ही जतिन और मैं आगे बढ़ते हैं, तरह तरह के पेड़ों के, फूलों के, और यहाँ तक कि बाजू में बह रही रावी नदी के पास अपने खड़े होकर पोज देकर फोटो लेने लगे। और रावी नदी का जो पानी था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम शीशे में देख रहे हैं। वो पानी बहुत ही गहरा और अंदर तक साफ नजर आ रहा था। जैसे ही नदी पर सूरज की किरणें पानी पर पड़कर हमारी आंखों में आती, मानो ऐसा लग रहा था कि हमने हीरों की नदी देख ली हो। ये सब लुभावने नज़ारों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे, तो पता नहीं अचानक से हमें लगा हमें कोई तो काफी देर से देख रहा है। कहा जाता है कि जब आपको कोई दूर से देख रहा होता है तो चाहे आपकी आंखें बंद ही क्यों ना हो, चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो, आपको एहसास हो ही जाता है कि आपको कोई देख रहा है। हमारे साथ भी यही होने लगा। ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारे बाकी के दोस्त शॉपिंग करने मार्केट निकल गए थे और उस जंगल में मेरे और जतिन के अलावा कोई दिख भी नहीं रहा था, ना ही हमारे साथ किसी ने एंटर किया था। ये सब हम जानते थे कि वहां पर कोई नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है और कंटिन्यूस देखे जा रहा है। तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। दिन का समय है और हम जंगल में हैं, क्या पता कोई जानवर हो। तो जैसे ही हम अंदर अंदर आके बढ़ते गए, तो मैंने देखा जतिन को भी कुछ फील हो रहा है, पर वो मुझे बता नहीं रहा है। वो थोड़ा कम बोल रहा था। हमारी एक्साइटमेंट अब उड़ गई थी, पर हमें डाउट था कि मैंने इसे ये बात जाहिर की तो कहीं वो मेरा मजाक ना बना दे। थोड़ी और दूर चलकर हमने कुछ फोटो ली, तो मैंने देखा इस फोटो में मेरी जो शक्ल आ रही है वो धुंधली आ रही है, जबकि बाकी और फोटो बहुत अच्छी क्लियर खींच रही थी। जैसे ही हम अपनी एक दूसरे की फोटो खींचते हैं वो धुंधली हो जाती है, और बाकी जब हम फोटो लेते हैं सही आती है, क्लियर आती है। यानी कि कैमरे के अंदर हम अपनी एक दूसरे की फोटो लेते हैं तो वो बेकार, और बाहर हम अदर्स की, पेड़ों की, पौधों की, पत्थरों की फोटो लेते हैं तो वो ठीक आती है। तो जतिन ने पूछा कि भाई राज, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुझे राज भी बोलता था क्योंकि मेरा नाम राजीव है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा पता नहीं यार, शायद कोई ग्लिच होगा कैमरे वैमरे में, है ना। तो मैंने उसका फ़ोन लिया, उसके फ़ोन में भी यही चीज़ें होने लगी। हमने सोचा शायद कोई दिक्कत होगी दोनों के फ़ोन में। हमने इस बात को इग्नोर करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ते गए, जबकि हमारे साथ के जो बाकी लोग टूरिस्ट वगैरह थे वो बाहर और पीछे ही रह गए थे। इस बात को ध्यान न देकर हमने बहुत बड़ी गलती की।
वो शायद हिडिंबा टेम्पल में पूजा पाठ या कुछ अर्चना वगैरह कुछ कर रहे होंगे। हम लोगों को अंदर एक पता नहीं क्या थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उस जंगल में, पता नहीं मेरे शरीर के हर हिस्से में एक सिहरन सी उठती थी कि मुझे कोई देख रहा है। मैं जैसे पीछे मुड़ता और ऊपर देखता, मुझे सभी तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते, और पेड़ भी ऐसे जिसको सेडार देवदार के पेड़ बोलते हैं। और आप तो जानते हैं उनमें कितना अंधेरा और कितना घनत्व होता है। और उन पेड़ों के बीच मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। पर फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर कोई जानवर भी नहीं था, ना ही कोई पक्षी। और जो हवा चल रही थी मानो पत्ते आपस में लड़ रहे हों, इतना शोर हो जाता था और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। वो समय ही आ गया जब जतिन ने मुझसे पूछा कि भाई राजीव, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? तो मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि यार राजीव, मुझे लगता है कि मुझे कोई पीछे से देख रहा है। मैंने झट से उसको ये बोला, जतिन यही मुझे लग रहा है, यानी हम दोनों एक समय पर एक चीज़ के लिए तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर कुछ है। जतिन और हम जंगल कितने अंदर आ चुके हैं मुझे नहीं पता कि वापसी का रास्ता कैसा होगा। आगे चलते चलते हम लोगों को वही चीज़ें सुनाई देती रहीं और पत्तों की आवाज़ सुनाई देती रही। कोई लगातार हंस रहा था। कभी लगता पेड़ों पर कोई बंदर जैसा इधर से उधर भाग रहा है। ऊपर देखते तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हिम्मत करके हम बढ़ते रहे, क्योंकि हम रास्ता भी भटक गए थे। हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। चलते हुए हमने आगे एक जगह जाकर देखा कि वहां पर पेड़ नहीं थे, सिर्फ एक मैदान सा था और चारों तरफ कोई भी नहीं था। और वहां पर अगर हम रुक जाते हैं तो कुछ नहीं आती आवाज। जैसे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे से एक हल्की सी हंसी आती थी, मानो कोई हमें देख के हंस रहा है या कुछ कह रहा है। अब मेरी सांस अटकने लगी थी। हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हम लोगों ने दबे पांव वहीं से निकलने की कोशिश की, और यहाँ तक कि हमने सोचा कि हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, यानी विकास को, विष्णु को, निखिल को और अरविंद को बुलाकर यहाँ पर आकर इस चीज़ को नोटिस करवाएं। पर ऐसा जैसे ही मैंने करने का ट्राई किया, हमने देखा कि हमारे फ़ोन में ना तो कोई नेटवर्क था और ना ही फ़ोन चार्ज है। हमें अच्छे से याद है कि अंदर आते वक्त हमारे फ़ोन की 70% तक चार्जिंग थी, जो कि अब 20% थी। यानी हम किसी और ही डायमेंशन या किसी बहुत ही पावरफुल एनर्जी के घेरे में आ चुके थे। मैं और जतिन काफ़ी थक चुके थे और अब हमें दिखा कि रावी नदी का पानी बह रहा है बाजू में। हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस नदी के किनारे किनारे चल के हम यहाँ से बाहर निकल आ जाते हैं। पर जैसे ही हम नदी के किनारे आने की कोशिश करते हैं, नदी हमसे मानो फिर से दूर चली जाती है। इस तरह हम उस जंगल में फंसे रहे और लगभग 3 घंटे तक चलने के बाद वापस आने की कोशिश की, पर हमें उस जंगल का कोई अंत सिरा ना मिला। मैंने मन ही मन माँ हिडम्बा से गुहार लगाई कि हे देवी माँ, हम इस मायावी दुष्ट शक्ति से बचाओ, हम रास्ता दिखाओ माँ। 2-4 ही कदम हम चले होंगे कि हमने देखा कि आगे एक बस्ती है, छोटी सी, जहाँ पर शायद कुछ गांव वाले रहते थे। फिर भी हमने प्रिकॉशन के तौर पर जतिन ने एक नीचे से लकड़ी उठाई और उसने कहा कि इससे ना हम एक लकीर बनाते हुए चलते हैं भाई, ताकि अगर ये बस्ती में भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कोई ना कोई जब हमें ढूंढने आएगा तो उसे इस लकीर से इशारा मिल जाएगा कि हम किस तरफ गए हैं। और इस तरह आगे जाते जाते जंगल इतना घना हो गया कि अब हमें दिन में ही, यानी लगभग अराउंड शाम 4 बजे का समय रहा होगा, हमें इतना डर लगने लगा कि हम अपने पैरों के कदमों की आहट से भी डरने लगे। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम चिल्लाएं। हम खूब चिल्लाने लगे ताकि कोई हो तो पता लग जाए। हमने खूब चिल्लाया, पर हमारे शरीर पर ऐसी सिरहन थी कि हमारे गूस बम आते जा रहे थे। आज भी मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मुझे ऐसे गूस बम्स आ रहे हैं कि मैं उसी जंगल में वापस आकर खड़ा हो गया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों वहां से बाहर कैसे आए। तो जैसे ही हम उस बस्ती में पहुंचे, वहां पर सिर्फ 3-4 कुटिया थी। और जब हमने उनसे पूछा कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो उन लोगों ने हमें हैरानी से ऐसे देखा कि जैसे हमें अनजान समझा जा रहा हो। एक बूढ़े से दिखने वाले अंकल ने पूछा कि तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? हमने कहा हम पीछे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा पीछे से तो कोई हिडम्बा टेम्पल का कोई रास्ता ही नहीं है, तुम कहाँ से आ रहे हो? वहाँ पीछे खाई है और पीछे वहाँ तो घाटी है, वहां से तो कोई आता जाता ही नहीं है, और वहां तो जंगली जानवर है।
हम इतने हैरान हुए कि हम 3 घंटे से पीछे उसी उसी रास्ते चले आ रहे हैं, और बस्ती वालों के लोगों ने, गांव वालों ने कहा रास्ता तो आपके सामने है, बस आपको सिर्फ 20 मिनट चलना है, और बस्ती के जस्ट आगे ही कच्चा पक्का सा रोड था। आप दोनों इसलिए सीधे चले जाओ, आपके सामने एक रोड आ जाएगा, माल रोड। हमने कहा हम तो 3 घंटे से जंगल जंगल चल रहे हैं। उन्होंने कहा आप कहाँ से चल रहे हो, 3 घंटे से जंगल तो उस साइड से है। इस चीज को देखकर हम इतने हैरान हुए, और 20 मिनट वॉक करने के बाद उनके कहे अनुसार जब हम माल रोड पर आए तो हमने देखा कि सूरज खिला हुआ है, दिन निकला हुआ है, अच्छे से खिलखिलाती, और पर्यटक घूम रहे हैं, और हमारे चेहरे पर पसीना, हताशा और एक डर, मानो कि जैसे हमें कोई देख रहा था और अभी भी हमारे कोई पीछे है, और वो नहीं चाहता था कि हम उस जंगल से बाहर आए। सारी दुनिया एक तरफ और हमारी उस वक्त हालत एक तरफ। उन सभी को, बस्ती के लोगों को हमने गलत जज किया था। उन्होंने तो हमें रिलैक्स किया, पानी, चाय, खाना दिया, आराम करने को खाट पर बैठाए रखा। इतना सब होने के बाद जब मैंने उन बस्ती वालों से पूछा कि हमें ऐसा क्यों लगा, तो उन बस्ती वालों ने बताया कि इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके विचार और आपकी सोच से भी परे हैं। आप नहीं सोच पाओगे कि उनका नाम क्या है। कहते हैं ना कि हिमाचल देवभूमि है, पर यहाँ पर अच्छी शक्तियाँ हैं तो यहाँ बुरी शक्तियाँ भी हैं, और वो शक्तियाँ आपको कैसे प्रेरित करती हैं और कैसे अपने जाल में आपको फंसाती हैं, ये कोई नहीं कह सकता। अब सोचने वाली बात है, हम तेज कदमों से सीधे अपने होटल चले गए। हमने बाकी दोस्तों को इन सब बारे में बताया तो वो हम पर हंसने लगे, और फिर हमने प्लान किया कि हम सब अगले दिन भी चलेंगे, और क्या ये सब कुछ जैसे कोई चुड़ैल प्रेत वहाँ एग्जिस्ट करता है ये देखेंगे। पर उस रात जाने से पहले, उस रात हम लोगों को नींद नहीं आई। रात के करीब 2:30 बजे बहुत अजीब सी चीजें होने लगीं। हम सब रात 8 बजे वापस आ गए थे। हमने खाना खाया और वहीं बाकी के दोस्त अपने कामों में व्यस्त थे। मेरे दोस्त विष्णु ने कहा कि उसको शराब पीनी है, एंजॉय करना है, तो बाकी के लोग शराब वगैरह ले आए। मैं कोई ड्रिंक स्मोक नहीं करता हूँ, मैं नॉनवेज सब खाता हूँ, पर मेरा उस दिन मन नहीं हुआ नॉनवेज खाने का, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम मंदिर में थे, तो ऐसा हो सकता है कि मन ना किया हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि दोस्तों ने खूब कहा पर मेरा मन नहीं हुआ। अब सब लोग शराब वगैरह पीने लगे। जंगल से हमारा होटल लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर था, और हम दिन में सिर्फ हाइक करते हुए चले गए थे। पर अब थकान हम पर हावी हो रही थी। वहाँ और भी होटल्स थे। हमारे होटल का नाम चेल्सा होटल था, और उसकी बालकनी से सामने की पहाड़ियाँ दिखाई देती थीं। होटल तो ऐसा कुछ नहीं था कि होटल में कुछ क्रीपी या डरावना हो, क्योंकि हम लोग 6 थे, सिर्फ एक कॉमन रूम लिया हुआ था, तो डर इस वजह से भी अब ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा था। बस हम अंदर से डिस्टर्ब थे, किसी ने बात पर विश्वास नहीं किया। अब उस रूम में 3 बेड लगाए गए थे। जतिन और मैं उधर लेटे हुए थे, विष्णु, निखिल इधर, अरविंद और विकास उधर लेटे हुए थे। हम 6 लोगों का ग्रुप था, तो वो लोग सब शराब वगैरह पी रहे थे, तो मैं अपना फोन पर बातें कर रहा था किसी घर से, घर के किसी फैमिली मेंबर से। और धीरे धीरे करते करते 12:30 बज गए रात के। सब लोग सो गए खा पीकर। मैं भी लेट गया, जतिन भी लेट गया। लगभग बात थी रात के 1:30 बजे की। शायद 1:30 बजे ही ठीक मेरी आँख खुली, तो मैंने नजर गई अपने बेचैन दोस्त जतिन पर। उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो उल्टा पुल्टा होकर लेटने लगा। मुझे लगा शायद इसको पेट में दर्द हो, कुछ होगा। मैंने सोचा कहीं ये कोई दिक्कत में तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि वो सोते सोते उठ बैठा। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी मुझे लगा शायद ये कमर सीधी कर रहा होगा, पर वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। मैंने कहा, भाई जतिन सो जा भाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। दिन में जो हुआ उसके बाद ये उसका रवैया, पहली बार वो भी मेरे दिमाग में जो आया वो लाजमी था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे डर लगने लगा कि क्या हो गया उसे। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने पूछा, जतिन क्या बात है, जतिन ने कुछ जवाब फिर से नहीं दिया। मैं डर के मारे अब उसे इग्नोर करके लेट गया। पर थोड़ी देर बाद मैंने अपना कंबल जब सर से हटाया तो मैंने देखा कि जतिन का मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, और वो सुप्त अवस्था में है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने हिम्मत करके दोबारा उससे पूछा, जतिन क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। मैं समझ नहीं पाया उस समय क्या था। उसे धीरे धीरे करके मैंने नीचे लिटा दिया।
वो पक्का पजेस हो गया था। और पजेस हुआ भी था या नहीं, या सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था, आई डोंट नो। फिर वो सो गया। सुबह मैंने पूछा उससे, जतिन से, कि तुझे कल रात क्या हुआ था? तो वो बोला, भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है, मैं तो सोया पड़ा था, थका हुआ था। मैंने उसका मुंह अच्छे से देखा तो उसकी आंखें पलटी हुई हैं या हरकतें अजीब हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा, नहीं तो बोल रहा था कि तूने कहा था ना कि मुझे वापस जाना है, वापस जाना है, कहाँ जाना है? नहीं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर किसी नाटकों में होता है कि कोई किसी से पूछे और पजेस होने की वाला जवाब भी दे देता है। असल मायनों में तो ये बात होती है कि आप जितना बच सकते हो आप अपनी जान बचाते हो, और ऐसी कोई बात पूछने लायक कई लोग नहीं बचते, जैसे कि मैं उससे पूछने वाला था। जतिन बोला, भाई बल्कि रात को तो मैं जागा था 3 बजे और तू बोल रहा था कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। भाई मैंने तो अपना सर कर डाला कंबल के अंदर और मैं तो बिल्कुल गुड़ी मुड़ी करके खुद डर के मारे लेट गया था। नहीं जतिन, ये सब जो तू बोल रहा था, उसने कहा, नहीं तूने बोला था। अब हमारी समझ में आया कि तू बोल रहा था, वो बोल रहा था। दरअसल हम दोनों को ही अलग अलग टाइम पे एक अजीब सा माइंड में अजीब तरीके का एक कनेक्शन बनाया गया था, और जब मैं उठा तो उसको मैं ऐसा दिख रहा था और जब मैं उठा तो उसको मैं ऐसा दिख पा रहा था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। अगले दिन हम दोनों फिर हिडिंबा टेम्पल गए और वहाँ के पुजारी जी से बात की कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं कल यहाँ पर हुई हैं जंगलों में, जो कि बहुत ही अपशकुनी और बहुत ही प्रेतजनक हैं। तो क्या हम अभी भी किसी प्रेत के घेरे में हैं? पुजारी ने हमसे कुछ नहीं कहा। वो मंदिर के अंदर गए और वहां से वो एक अजीब सी चीज लेकर आए। देखने पर वो एक जाल सा था, एक बालों का गुच्छा सा था, पता नहीं क्या था, मैं ठीक से कह नहीं सकता, या जड़ी बूटियां थी। वो उन्होंने हमारे सर पे रखी, दोनों के, और कुछ मंत्रोच्चारण किए और कहा कि तुम जिस रास्ते गए थे तुमने कुछ ऐसा चीज पर कदम रख दिया है कि जिस वजह से वहां की वो शक्तियां नाराज हो गई हैं। तो अब तुम्हें अपने जूते उतार के नंगे पांव वहां जाना है और वहां पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी है सच्चे मन से। जतिन और मैं चुपचाप वहां चले गए। हमने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि वो हंसते, हम पर ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातों के लिए हंसते। अब वैसे भी जिसके साथ ना हुआ हो तो उसके लिए तो ये बेवकूफ़ी है। हमने ऐसा ही किया और उसके बाद फिर हमें कुछ फील नहीं हुआ। वो दिन और आज का दिन है, मैं उस डर को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मैंने राजीव जी से फ़ोन पर ये कहानी सुनने के बाद, जब वो राजीव जी से पूछा कि आप लोग मंदिर के होने के बाद गए थे ये वहाँ, तो यानी देखा जाए तो पहली बार आपके साथ प्रेत घटना हुई, पर दूसरी बार जब आप गए तो देवी हिडम्बा का आशीर्वाद मिल चुका था। आप पर एक आवरण के साथ वहाँ गए थे, तो आप, हो सकता है कि अगर आप दोबारा भी सिर्फ जस्ट एडवेंचर के लिए जाते तो आपके साथ कुछ बुरा घट सकता था। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा हो सकता था। अगर मैं बिना देवी मंदिर दर्शन के जाता तो हम फिर वहाँ से बाहर नहीं आते। राजीव ने कहा, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी पार्क में जाता हूँ, किसी जंगल में जाता हूँ ना, मुझे लगता है मैं उसी जंगल में हूँ। और किसी सरसराहट या अजीब आवाज़ से जब मैं गर्दन पीछे करके देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं उसी जंगल में आ खड़ा हुआ हूँ। और मुझे टहनियों के पीछे कुछ ऐसे साए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ महसूस होती हैं कि वो लगता है जैसे फिर से मुझे उसी जंगल में खींच कर ले जाने को तत्पर हैं। मेरी पूरी बॉडी में गूस बम्स आ जाते हैं, मैं सिहर सा जाता हूँ। सच कहूँ तो मैं उस इंसिडेंट के होने से पहले मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, असलियत में होने का कोई सेंस है, एंड इन शक्तियों को मैं भी आप सभी की तरह टाइम पास इंजॉयमेंट के लिए फिल्मों में देखता था, किताबें पढ़ता था, किसी की हॉरर कहानी सुन लेता था। तो ये लगता था बकवास है, बातें हैं, मजाक कर रहा है। पर कहते हैं ना कि जब आप खुद बीमार पड़ते हैं तब आपको पता लगता है कि दर्द कैसा होता है और दवाई का स्वाद कैसा होता है। वैसे ही जब मेरे ऊपर ये बीती गुजरी तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ आवरण हैं जो विज्ञान के परे हैं, वैज्ञानिकों के भी परे, उनकी सोच के भी परे हैं। आज इस बात को इतना वक्त बीत चुका है, 11 साल बीत जाने के बाद भी मुझे आज भी लगता है कि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस आसान नहीं था। बस जान बची तो घर को आए। और अभी अभी मैं इसी महीने किसी ऑफिस के काम के लिए मनाली गया, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिडिंबा टेम्पल दोबारा जा सकूं। मेरे साथ मेरा कुलीग था दीपक, उसने कहा कि हिडिंबा टेम्पल चलते हैं, पास ही पड़ेगा।
मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं उस रास्ते कभी नहीं जाऊँगा। मैं वापस माल रोड में सिर्फ़ 1-2 फ़ोटो खिंचवाई और खाना-पीना खा के हम बस में बैठकर बस निकल गए। पता नहीं मुझे क्या है, पर जो ढूंढरी फ़ॉरेस्ट में फ़ील हुआ है, आज भी मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें मेरे इंतज़ार में आज भी हैं कि कब मैं लौटूँगा और कब वो मुझे वहीं बाँध लेंगी। तो हाँ, ये थी मेरी कहानी 11 साल पुरानी। तो राजीव जी की ये कहानी थी और उम्मीद करते हैं अभी वो सेफ़ हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएँ ना हों। और आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। आप जानते हैं एक ऐसा पेड़ होता है कि अगर आप उसकी जड़ों से एक बार नहा लेते हैं, तो आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होने लगते हैं। लेकिन अगर लाइफ़ में आप दोबारा कभी उस पेड़ के नीचे से गुज़रते हैं, तो आपके सारे बाल वापस से छिन जाते हैं। क्या कहेंगे इसे? किसी बुरी शक्ति का दावा या सिर्फ़ एक भ्रम? तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।